अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब आज भी हैं बड़ी ख़ास ख़बरें, तो चलिए शुरू करते हैं पहली ख़बर से। तो चलिए जनाब पहली ख़बर आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि इमरान खान का बड़े ओहदे की कुर्बानी देने का फ़ैसला। अब ये कौन सा बड़ा ओहदा है, पहले ज़रा ये ख़बर सुन लें कि बानिए चेयरमैन यानी कि पीटीआई के जो हैं उन्होंने बैरिस्टर गौहर की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया है और उनको उनके ओहदे से हटाने का इंदिया भी दे दिया है। और इमरान खान के मुताबिक उन्होंने रिमार्क्स भी दिए हैं बैरिस्टर गौहर के बारे में कि बैरिस्टर गौहर एक इंतहाई, जैसे कहते हैं, नालायक और एक इंतहाई बुज़दिल शख्स निकला है। ये किसका कहना है? ये कहना है इमरान खान का बैरिस्टर गौहर के बारे में। अब मेरा एक सवाल है बैरिस्टर गौहर से कि बैरिस्टर गौहर जो हैं, जब से वो पीटीआई को उन्होंने ज्वाइन किया है तब से उन्होंने, ज़ाहिर बात है कि बहुत सारी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया। ऑब्वियसली जिस पार्टी के ऊपर इतनी पाबंदियाँ लग रही हों, ऐसी पार्टी का ओहदा संभालना, नाजुक वक्त में संभालना, उनके घर पे छापे भी पड़े। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर को वाकई हकीकत पता चल गई होगी पीटीआई की या खान साहब की कि आज तक जिसने अपना खून भी अगर इमरान खान को दिया है ना, तो इमरान खान ने उसका पास कभी नहीं रखा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने जहांगीर तरीन की है, अलीम खान की है और भी बहुत सारे लोगों की है। अब आप मुझे ये बताइए कि वो बैरिस्टर गौहर जिन्होंने इमरान खान के लिए इतनी तकालीफ को बर्दाश्त किया, आज एक मिनट में इमरान खान ने उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरते हुए ना सिर्फ उनके ओहदे से उनको हटाने का ऐलान कर दिया बल्कि उनको बुज़दिल और नालायक भी कह दिया। और ये सब कुछ क्यों कहा? क्योंकि इमरान खान को ये लगता है या उनको ये बताया गया है या उनको ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो इनका जलसा हुआ था उसको ख़त्म करवाने का जो हुक्म दिया था वो बैरिस्टर गौहर ने दिया था, जिसकी वजह से खान साहब जो हैं उन्होंने उनको हटाने का इंदिया दे दिया। हालांकि उनको अली मीन गंडापुर के बारे में ये बात करनी चाहिए थी, क्योंकि अली मीन गंडापुर अपने दोनों जूतों के ऊपर जो है ना कैदी नंबर 804 लिखकर और अपनी जुल्फें लहरा कर आ रहा था और रास्ते में यूटर्न लेकर चला गया था। लेकिन शायद अभी तक गंडापुर जो हैं वो इमरान खान के फेवरेट हैं, शायद इसलिए खान साहब ने ऐसा नहीं किया होगा। तो जनाब बैरिस्टर गौहर को लग समझ गई होगी कि खान साहब और उनकी पार्टी एक मिनट लगाते हैं, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, वो एक मिनट लगाते हैं रंग बदलने में, और उससे भी बढ़कर कि फिर वो ये करते हैं कि सामने वाला शख्स जिसको वो हीरो से ज़ीरो बनाते हैं एक टके का कर देते हैं। तो उसके बाद उनकी जो फॉलोअर्स है खान साहब के, वो खान साहब से नहीं पूछते कि खान साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं या खान साहब आप ऐसा मत करें। वो उस शख्स को उसी दिन जलील करना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ बोलना शुरू, क्योंकि वो कहते हैं खान ने कह दिया, बाबा खान, खोचे खान ने बोल दिया, समझो ये बंदा जलील है। क्योंकि उनकी नज़र में ये वन मैन आर्मी है जो सिर्फ इमरान खान के नाम से चलती है। अब ये जो अगला ओहदा है, अगली जलालत है, ये किसके हिस्से में आने जा रही है? जरा ये सुनिएगा और फिर अपना सर धुनिएगा और फिर देखिएगा कि खान साहब अब अगली शामत किसकी लाने जा रहे हैं। क्योंकि खान साहब के लिए तो बंदा जो है ना वो एक टिश्यू पेपर है, उसको इस्तेमाल करना होता है, जब तक वो इस्तेमाल में आता है इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसको 2 टके का बना के फेंक देते हैं। अब खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को हटाने का तो इंदिया दे दिया, लेकिन उनकी जगह जो वो ला रहे हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट समझा जा रहा है, वो हैं जनाब जी असद कैसर। अब असद कैसर को जब ये पता चला कि खान साहब जो हैं वो ओहदा मुझे देना चाह रहे हैं, तो असद कैसर जो हैं वो खुशी से निहाल हो गए। उनको लगा कि मुझे तो फ़ौरन जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए। तो उन्होंने जनाब क्या किया कि फ़ौरन अडयाला जेल पहुँच गए खान साहब से मुलाकात करने के लिए। कौन? असद कैसर। तो अब वहाँ जो ज़राए हैं हमारे, उन्होंने हम तक क्या खबर पहुँचाई? उन्होंने बताया कि असद कैसर बेचारे कई घंटे तक वहाँ बैठकर ज़लीलो ख़ार होते रहे, इंतज़ार करते रहे, बार बार अंदर ये कहते रहे कि मुझे खान साहब आपसे मुलाकात करनी है, मुझे बुलाइए। लेकिन खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए नहीं बुलाया, बल्कि खान साहब ने ऐलान ही नहीं किया मुलाकात का अब तक, इसीलिए उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और पीटीआई की जो रहनुमा है अलीमा खान, उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि एहतजाज ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये कौन होते थे एहतजाज करने वाले? क्योंकि खान साहब को जब दरअसल ये पता चला ना कि कुछ लोग निकले थे बाहर, तो खान साहब को ये तो नहीं बताया गया कि कुछ लोग निकले थे, खान साहब को बताया गया कि लाखों करोड़ों अवाम जो है ना, खान साहब वो बाहर निकल आए थे। उन्होंने उस दिन आपको अडयाला जेल से रिहा करवाना था, लेकिन बैरिस्टर गौहर जो हैं वो यू टर्न लेकर वापस चले गए और दूसरा अली बिन गंडापुर यू टर्न लेकर वापस चले गए। तो खान साहब ने जनाब जी कहा कि फिर तुम लोग बुज़दिल हो कि जो तुम लोगों ने मुझे नहीं छुड़वाया उस दिन, और तुम लोग जो हैं वो लोग बलि देने के लिए तैयार थे, लोग बाहर आने के लिए तैयार थे, तो तुम लोग लोगों का इस्तेमाल करते। ये खान साहब का ख्याल है। तो अब जो अलीमा खान है, उन्होंने कहा है
کہ خان نے پیغام دیا ہے کہ احتجاج اب ختم نہیں ہونا چاہیے، اور سوشل میڈیا جو ہمدرد ہیں ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ہفتے کے دن جو احتجاج ہے وہ ختم کرنے کے اعلان پر عمران خان نے بیسکلی سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب دوبارہ سے احتجاج کرو، پھر سے وہی قصہ کریٹ کرو، اور اگر کوئی بھاگ کر پیچھے جاتا ہے تو پھر اس کو ختم، پارٹی سے ختم شد۔ اچھا، دوسری طرف علی امین گنڈا پور نے جو حرکتیں کی ہیں، اور جو اب میرے پاس ایک خبر پہنچی ہے، وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو ادارے ہیں، جن کے پیروں میں جا کر گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان سے معافیاں مانگتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اللہ دے واسطے مینوں معاف کر دو، اور میں وقتی طور پہ لوگوں کے سامنے بڑکے مارتا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو جو ہے نا میں چارج کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں آپ کی بات مانوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں کروں گا، مطلب اپنی مونچھیں بھی کٹوا لی، اپنے بال بھی ٹرم کروا لیے، سب چیزوں کی قربانی دے کر ایک دفعہ اریسٹ بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود گنڈا پور جو ہیں ان کو عزت راست نہیں آئی۔ تو اب یہ جو حالیہ دنوں میں اور پچھلے دنوں میں گنڈا پور نے جس طرح کے جارحانہ بیانات دیے ہیں، جس طرح کی حرکات و سکنات کی ہیں، جس طرح کی مغلظات بکی ہیں، اس کے بعد اب بڑی خبر جو آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وزارت داخلہ نے اب بڑی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس کے خلاف؟ گنڈا پور کے خلاف۔ اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ گنڈا پور اتنی حرکتیں کر رہا ہے، وہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہو رہا؟ اب ان کو گرفتار کرنے کا باقاعدہ منظم طریقہ اختیار کیا جانے لگا ہے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے انہوں نے گنڈا پور کے تمام کال ریکارڈز اور تمام وہ رابطے نکال لیے ہیں جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہیں، جو ایک آپ کو پتہ ہے کل عدم تنظیم ہے، اس کے ساتھ ان کے جو رابطوں کا ریکارڈ ہے اس کو طلب کر لیا گیا ہے، اور گنڈا پور کے خلاف جلد ہی دھماکہ خیز کارروائی ہوگی۔ اب یہاں پر اور ایک بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کتنا بھی کرپٹ ہو، اگر وہ کسی عہدے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے خلاف تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، لیکن دوران سروس یا حاضر سروس اگر وہ شخص ہے، یا اگر وہ پرائم منسٹر ہے، یا وہ وزیر داخلہ ہے، یا وہ وزیر خزانہ ہے، یا وہ سی ایم ہے، جیسے کہ وہ خیبر پختونخوا کا سی ایم ہے، تو جناب اس دوران اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی وہ اپنے عہدے کو چھوڑتا ہے، پھر اس کے خلاف وہ تمام جو ایلیگیشنز ہوتے ہیں اس کو اسے پروو کرنا ہوتا ہے۔ بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے، عہدے کے ہوتے ہوئے اس شخص کے خلاف جو ہے وہ بڑی کارروائی ہوگی۔ تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ کرے کہ یہ خبر سچی ثابت ہو، مطلب یہ خبر اب تک ہم تک پہنچی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے، اور اگر پی ٹی ایم کے ساتھ جو رابطے ہیں اسی کو دیکھ لیا جائے تو میرے خیال سے یہ شخص ایسا برا پھنسے گا کہ وہ پھر جو تلووں کے نیچے اس نے لکھا ہوتا ہے نا قیدی نمبر 804، تو پتہ نہیں وہ لالو لال ہو جائیں گے اور کیا اس کی حالت ہوگی وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ یعنی بڑکوں کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ جنہوں نے پیغام دینا تھا انہوں نے مونچھیں بھی کاٹ کے دیکھ لی ہیں، انہوں نے بال بھی کاٹ کے دیکھ لیے ہیں، اب وہ کچھ اور کاٹ کے دیکھیں گے۔ اب میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں علیمہ خان کی ایک خبر کہ جس کو سننے کے بعد آپ ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب کی سالگرہ آ رہی ہے اکتوبر کے فرسٹ ویک میں، تو اسی دن جس دن خان صاحب کی سالگرہ ہوگی ہم احتجاج کریں گے۔ لو بھلا بتاؤ کہ جس کے آپ فالوور ہو اس کی سالگرہ آنے پر آپ کو جشن منانا چاہیے، آپ کو کیک کاٹنا چاہیے، اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ وہ باہر نکلے، آپ لوگ کہہ رہے ہو اس دن ہم احتجاج کریں گے۔ کیا کہہ رہی ہیں علیمہ خان؟ ہیو اے لک۔ اور جو عمران خان نے آج کہا ہے وہ ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فائنل راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد کا ہوگا، اور اس کی ڈیٹ میرے خیال میں ان کی جو انتظامیہ وہ جلد آپ کو دے دے گی۔ لیکن یہ بھول جائیں جو ابھی یہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ہم نے رات کے 9:30 بجے تک ٹیئر گیس بہت تحمل سے برداشت کیا ہے، لیکن آپ جتنی مرضی ٹیئر گیس پھینکیں، جتنے مرضی ربر بلٹ چلائے، ہمارے سامنے وہ ہمارے اوپر چلا رہے تھے، ہمیں نہیں فرق پڑتا، ہم آئیں گے اور اپنا آئینی حق استعمال کریں گے۔ اچھا، یہ تو آپ نے سن لیا کہ علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں۔ دوسری طرف گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے ڈانس میں مصروف ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے دھمکی دیا گنڈا پور نے کہ اگلی بار جب میں پنجاب میں آؤں گا تو پولیس کو اغوا کر کے اپنے صوبے میں لے جاؤں گا۔ اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کس قدر جاہل لوگ ہیں۔ اچھا جی، اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا مکالمہ ہوا کہ پی ٹی آئی کا وکیل جب وہاں عدالت میں آیا تو چیف جسٹس نے ایسا کیا کہا کہ پوری عدالت جو ہے وہ کہکہوں سے گونج اٹھی۔
जनाब ये पूरी खबर कुछ इस तरह से है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के ऊपर जो है नजर सानी की अपीलों की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के जो वकील हैं अली जफर, उनके मुकालमे पर अदालत में कहकहे लग गए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजर सानी अपीलों की समाअत हो रही थी और 5 रुकनी बेंच पे जो शामिल हैं जस्टिस मुनीब अख्तर समाअत के लिए नहीं आए। आपको पता ही है कि वो नहीं आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया ख़त जो है वो पढ़कर सुनाया और जिस पर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि लोगों के आईनी हकूक़ का मामला है, इदारे को स्टैंड स्टिल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से दरख्वास्त करेंगे कि वो बेंच में शामिल हो जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हम जजेस को इस बारे में आगाह नहीं किया। उन्होंने कहा अदालत ने बानी पीटीआई के जो वकील हैं अली जफ़र, उनका वकालतनामा जो है वो मंजूर कर लिया और अली जफ़र ने समाअत के लिए फुल कोड बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नजर सानी में फुल कोड बनाने का कोई कानून मौजूद है। इस पे अली जफ़र ने कहा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, यानी कि जिस चीज़ की वो कह रहे हैं कि किया जाए वो कानून में ही नहीं है। तो उस पर सही बात है कि जस्टिस साहब ने पूछना ही था चीफ जस्टिस ने कि भाई कोई ऐसा कानून मौजूद है। जब उन्होंने कहा कि इस पर कोई कानून मौजूद नहीं है तो इस पे चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू वेरी मच। जैसे उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच तो अली जफ़र और चीफ जस्टिस के मुकालमे के ऊपर अदालत में हर तरफ कहकहे लग गए और उनके वकील को काफ़ी ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ा, काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हालांकि बड़ी मुश्किल बात है कि आप अपनी बात पे शर्मिंदगी भी महसूस कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 63A की जो नजर सानी है उसमें जब समाअत हुई तो कानून और रूल्स के मुताबिक उसे कहा गया कि नहीं है। ये किसने कहा है? जस्टिस मुनीब ने एक और ख़त लिख कर कहा है और उन्होंने जो ख़त लिखा है उसके अंदर उन्होंने कहा कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत करनी थी। 4 रुकनी बेंच अदालत में बैठकर आर्टिकल 63A से मुतल्लिक नजर सानी केस नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि आज की समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ था मगर आगे दस्तखत नहीं थे। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं है। उन्होंने ख़त के जो मतन है उसके मुताबिक अपना मौक़िफ़ पहले ख़त में जो है वो तफसील से उन्होंने कहा कि बयान कर चुका हूँ और समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। उनका कहना था कि आज की समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं है और इसकी 63A की तशरीह से मुतल्लिक नजर सानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत भी नहीं है। तो अब आपके सामने ही है सारा मामला कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्या करना चाह रहे हैं, चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। वही मेरी तो एक ही बात है, एक ही जुमले में ख़त्म करती हूँ कि जो रस्सा कशी हो रही है इस्टेब्लिशमेंट के बीच में, अदलिया के बीच में, हुकूमत के बीच में, अपोजिशन के बीच में, और समझ लें कि रस्सा जो है ना वो सब ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। अब देखते हैं कि रस्सा कशी में जीतता कौन है और हारता कौन है। और जाते जाते आपको बता दूं कि दाइए इस्लाम, सफ़ीर इस्लाम और उम्मत मुसलमा के हीरो यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन, जो पेशे के एतबार से तो डॉक्टर हैं लेकिन पूरी दुनिया में उन्होंने इस्लाम की दावत देकर और साइंटिफिक वेज़ के साथ कुरान पाक को लोगों को समझा कर और साइंटिफिक वेज़ से उनको लाजवाब करने के बाद पूरी दुनिया में जब उन्होंने तहलका मचा दिया और इस्लाम इतनी तेज़ी से फैलने लगा तो उसके बाद भारत के अंदर एक हलचल मच गई, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ मुसलमानों की तादाद जो है वो पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमानों से भी ज़्यादा है। तो वहाँ से उन्होंने उनको निकाल दिया, मुल्क बदर कर दिया और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन ने मलेशिया के अंदर जो है वो असाइलम ले लिया। फाइनली डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन जो हैं उनको हुकूमत ने दावत दी है और वो पाकिस्तान में तशरीफ़ ला चुके हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों का दौरा करेंगे। मेरे ख्याल से वो लाहौर में भी आएंगे, इस्लामाबाद में भी आएंगे। तो हम उनको जो है वो खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक हुसैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि 2016 में बेसिकली भारत ने उनके ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा शुरू किया था जिसकी वजह से उनको भारत छोड़कर मलेशिया शिफ्ट होना पड़ा था। तो जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आप और क्या क्या सुनना चाहते हैं और किस किस शख्सियत के बारे में रिसर्च आप चाहते हैं। मैं हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।